तो आज जो है हम पूरे बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा हम रिवाइज करेंगे। पूरा चैप्टर विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट से पूरा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आती है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। प्रोसेस का मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन का मतलब काम करना नहीं है, काम करवाना है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स का मतलब वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से गोल्स होते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब हमें एंड रिजल्ट से मतलब होना चाहिए रादर देन कि काम में कितने पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है। हमें सिर्फ इफेक्टिवनेस में हमें सिर्फ मतलब होना चाहिए कि एंड रिजल्ट हमारा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। देन आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हमारे रिसोर्सेज कम लगने चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब टाइम भी हो सकता है, रिसोर्सेज का मतलब कॉस्ट भी हो सकता है। अगली चीज आती है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, एक हॉट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बार बार पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सबसे पहले हमें इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन देनी है, फिर हमें एफिशिएंसी की डेफिनेशन देनी है, फिर बताना है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर बोथ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। ठीक है। फिर हमें बताना है एफिशिएंसी अगर हमने काम सही भी कर लिया, काम हमने कम पैसों में भी कर लिया लेकिन काम गलत किया तो वो भी फायदे वाली बात नहीं है। इफेक्टिवनेस अगर हमने काम पूरा भी कर लिया लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगा लिया तो उस केस में वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इस केस में हमें इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी दोनों चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। देन चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने का एक निमोनिक बनाया हुआ है, दैट इज पिग एमसीडी। पी से होता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मतलब मैनेजमेंट की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो टॉप लेवल पे लगती है, मिडिल लेवल पे लगती है, ऑपरेशन लेवल पे लगती है, प्रॉफिट मेकिंग पे लगती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग पे लगती है। फिर आता है आई। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मतलब कि मैनेजमेंट जो होती है उसको देख नहीं सकते बट मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि इंप्लॉयज ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इंप्लॉय टर्नओवर कम हो रही है, इंप्लॉयज आर हैप्पी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब कि जो भी मैनेजमेंट करते हैं तो उस केस में एक ग्रुप होता है, ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हमें सबकी नीड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है और सबकी नीड्स को ग्रुप करके एक डायरेक्शन की तरफ फोकस देना होता है। अगली चीज आती है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हमारा हो गया। अगली चीज आती है, ये अभी हमने कौन सा टॉपिक किया था, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब अगली चीज है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है कुछ गोल्स के लिए जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रही है। ठीक है। तो उस केस में जो ऐसे गोल्स होते हैं इनको सिंपल रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए और इनको स्टेट करना चाहिए कि हम क्या क्या गोल्स हमारे हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है ये सब गोल्स को अचीव करने में। अगली चीज आती है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के तीन पार्ट्स हैं। एक तो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या करते हैं हम वर्क को, काम को गोल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि क्या प्लान बनाना है, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या बजट बनाने हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। देखो लोगों को दो तरीके से देख सकते हैं, या तो लोग इंडिविजुअल हैं उनको इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए, या तो लोगों को एज अ ग्रुप देखते हैं कि ग्रुप की तरह कैसे ट्रीट करें। ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, तो इनपुट आउटपुट के रिलेशन को इम्प्रोवाइज करना वो हमें मैनेजमेंट से सीखने को मिलता है। अगली चीज आती है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट जो होती है वो हर मैनेजर हर लेवल पे लगाता है और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये साइमल्टेनियसली सारे मैनेजर्स एक साथ करते रहते हैं। अगली चीज आती है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मतलब कि मैनेजमेंट जो होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हमें पता है वो चेंज होते रहता है, तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है उस बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करने में, अडेप्ट करने में, ताकि बिजनेस हम स्मूथली वर्क कर सकें, बिजनेस हमारा स्मूथली चल सके। अगली चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है सर्वाइवल, एक होता है ग्रोथ। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन देखिए कि मैं एटलीस्ट सर्वाइव तो कर जाऊं। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक गोल। लॉन्ग रन में सब चाहते हैं एटलीस्ट कम से कम सर्वाइव कर सके। सर्वाइव का मतलब होता है जितने की सेल हो रही, जितने की कॉस्ट लग रही है, कम से कम उतने की तो रेवेन्यू हो जाए। रेवेन्यू मस्ट बी एनफ टू कवर दी कॉस्ट। देन आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। मतलब कि प्रॉफिट, और ये एक इंसेंटिव की तरह काम करता है कि अगर एक बिजनेस को फ्यूचर में चलना है, अगर किसी का, अब पढ़ाई में तभी मन लगेगा ना जब हाँ कुछ इंसेंटिव होगा कि हाँ आगे जाके जॉब लगेगी या कुछ भी बिजनेस करना है, कोई चीज़ करना है, तो
प्रॉफिट भी एक इंसेंटिव की तरह काम करता है कि बिजनेस आगे चलाना है, किस लिए चलाना है, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है। अगली चीज़ आती है ग्रोथ। जब प्रॉफिट कमा लिया तो अगली ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि हाँ हमें ग्रो करना है। ग्रो कैसे हो सकता है? एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, सब सेल्स हमारी बढ़ रही है, तो ये क्या चीज़ होती है? ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम एम्प्लॉयज़ के लिए देखते हैं। एम्प्लॉयज़ में एक तो होता है जो उन्हें देने वाली सैलरी होती है, एक होती है बेसिक सैलरी, एक होती है परक्विजिट्स, मतलब कि उनको घर दे दिया रहने के लिए, लैपटॉप दे दिया और इक्विपमेंट्स दे दिए, मतलब ट्रैवलिंग के लिए उन्हें कार दे दी। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी? जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं, पर्क्स होते हैं, परक्विजिट्स इन्हें कहते हैं। अगली चीज़ आती है उन्हें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे कि पीयर रिकॉग्निशन, जैसे डोमिनोज में एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ का देते हैं, मैकडी में मतलब एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ का देते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एम्प्लॉय पीयर रिकॉग्निशन हो गया, एक स्टेटस देना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अगली चीज़ आती है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए करना है, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं? हम जो एक बिजनेस है, बिजनेस रिसोर्सेज लेता है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट का लैंड यूज़ करता है, एनवायरनमेंट का वाटर यूज़ करता है, एनवायरनमेंट से लोगों से काम लेता है, तो उसका भी बनता है कि वो अपनी तरफ से एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करे। कैसे करे? कि जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल का कुछ करे। अदरवाइज हो सकता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करे। तीसरा हो सकता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और दे। ठीक है। अगली चीज़ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके लिए भी एक न्यूमोनिक बना हुआ है, दैट इज पेग डीडी। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना एम्प्लॉयज़ के, वो अचीव करने में हेल्प करता है लोगों की, तो एक अच्छी बात हो गई। मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, इनपुट आउटपुट का रेशियो इंप्रूव हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि ग्रुप के गोल्स है वो अचीव हो जाते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन मैनेजिंग अकॉर्डिंग टू दी डायनेमिक एनवायरनमेंट, कि डायनेमिक एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे मैनेजमेंट हेल्प करती है उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, मतलब कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हम लिख सकते हैं, वही ऊपर वाला पॉइंट जो डिस्कस हुआ है। अगली चीज़ आती है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट को देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है साइंस, एक होता है प्रोफेशन और एक होती है आर्ट। साइंस का एक फीचर होता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि साइंस में जब भी हम साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कुछ बुक्स होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिससे पढ़ के लोग मतलब साइंस की फील्ड में एंटर करते हैं। तो वही चीज़ मैनेजमेंट में होती है कि लोग बुक्स से पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अगली चीज़ आती है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें जो प्रिंसिपल्स बनते हैं, मतलब कि साइंस का प्रिंसिपल है या साइंस का लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो उस केस में ये लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे बना है कि यहाँ इंडिया में कोई चीज़ गिराई, बाहर कोई चीज़ गिराई और फिर देखा कि बार बार सेम चीज़ करने पे सेम रिजल्ट्स आ रहे, तो उस केस में इस बेस पे प्रिंसिपल बन जाता है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी इस तरीके से डिफाइन होते हैं, इस तरीके से ही बनते हैं, बट इनका जो रिजल्ट होता है वो उतना एग्जैक्ट नहीं होता जितना साइंस का होता है। द रीज़न बीइंग कि जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे होते हैं और ऐसी चीज़ पे होता है जो हर जगह सेम होती है, बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लगते हैं वो लगते हैं ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स क्योंकि उनका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए जो रिजल्ट होता है वो उतना एग्जैक्ट नहीं आता जितना साइंस का आता है। तो ये जो है प्रिंसिपल वो उतना एग्जैक्ट नहीं लगता, दैट्स वाई साइंस कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, कि इतनी एग्जैक्ट नहीं है जितनी एक प्रॉपर साइंस के रूल्स होते हैं। तीसरी चीज़ आती है यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि अगर मैं कोई रूल यहाँ पे बनाऊँ, इंडिया में रहकर बनाऊँ, तो हो सकता है वो टेक्निक यूएस में ना काम करे, फ्रांस में ना काम करे, लेकिन कोई लॉ बना हुआ है तो वो यहाँ पे भी काम करेगा, फ्रांस में भी काम करेगा, वो हर जगह काम करेगा। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता। तो इन तीनों पॉइंट्स को कंक्लूड करके हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। अगली चीज़ आती है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहले बात देख लेते हैं प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। प्रोफेशन में सबसे पहली चीज़ आती है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की। प्रोफेशन में एग्जांपल ले सकते हैं, सीए का ले सकते हैं, सीएस का ले सकते हैं, डॉक्टर का ले सकते हैं, लॉयर का ले सकते हैं। ठीक है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बुक्स पढ़ते हैं सब, उसी के थ्रू हम क्लियर होते हैं और जाके डॉक्टर, लॉयर इन सबकी डिग्री मिलती है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ बुक्स मतलब ये चीज़ होती है कि हम बुक से पढ़ते हैं, मतलब अल्टीमेटली जो भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं या तो प्रैक्टिस से अपना कर रहे हैं, कर करके कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं नॉलेज आ जाती है। अगली चीज़ आती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसमें जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो उसके इसमें एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, या सीए बनना है तो उसके इसमें आर्टिकलशिप पीरियड होता है, वो पीरियड क्लियर करना होता है, उसके बाद जाके आपको वो डिग्री मिलती है, आप वो प्रोफेशन कैरी आउट कर पाते हो। लेकिन मैनेजमेंट में अगर आपको मैनेजर बनना है, अगर आपको बिजनेस बनना है, तो बिजनेसमैन बनना है, तो उस केस में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कर सकते हो कि हाँ MBA की डिग्री ले लो, बट दैट इज नॉट कंपलसरी। तो ये पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। फिर आता है इसके अंदर अगला पॉइंट, दैट इज प्रोफेशनल बॉडी। इसके अंदर एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, जैसे CA करने के लिए एक बॉडी होती है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर आपको कह सकते हैं लॉ करनी है तो BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उस केस में हर एक जो भी कोर्स कराती हैं, जो भी प्रोफेशनल्स बनाते हैं, जो भी एक बॉडी होती है जो कि प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल की डिग्री देते हैं, तो उस केस में क्या ऐसा ज़रूरी है कि मैनेजर को भी यहाँ से डिग्री लेनी पड़ेगी उनके होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई डिग्री कर ही नहीं रहे लेकिन आप मैनेजर तो फिर भी बन सकते हो। तो उस केस में ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली चीज़ आती है दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि कुछ एथिक्स होते हैं जिनको लेके हमें अबाइड करना होता है। अगर आप एक CA हो तो CA में एक एथिक होता है, हमारे यहाँ पे एथिक होता है कि आप कभी भी अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। आपको जस्ट अपनी शॉप ओपन करनी है, आप बिजनेस कार्ड्स दे सकते हो इस तरीके से, बट खुले में आप ये नहीं बोल सकते मैं इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, मैं ये करता हूँ। यू कांट डू एडवर्टाइजमेंट। तो ये उनके एथिक्स के खिलाफ है। ये जो होती है ये तुम प्रोफेशनल हो, यू डोंट बिहेव लाइक दिस, आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तो क्या मैनेजर को भी, एक मैनेजमेंट जो कर रहा है उसको भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एथिक्स कौन बनाता है? ये बनाता है। अब यहाँ से मैंने डिग्री ली नहीं तो मैं तो जैसा मर्जी मैनेजर हूँ, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। अगला पॉइंट आता है इनका मोटिव क्या होता है। कोई प्रोफेशन करता है उसका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल कर रहा है कि हाँ लोगों की इनकम, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो इसका मतलब यह है देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है, तभी तो इतनी ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग उसके पास आ रही है। डॉक्टर क्या करते हैं कि हाँ अपने पेशेंट्स को ठीक करना है। तो सबका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव। ऑल्दो प्रॉफिट होता है, आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉफिट नहीं कमाते, प्रॉफिट खूब कमाते हैं, लेकिन द थिंग इसकी मोटिव होता है सर्विस मोटिव। लेकिन मैनेजमेंट का प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? पहले ही ऑब्जेक्टिव होने पड़ा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, प्रॉफिट कमाना है। तो अल्टीमेटली उनका एम ही होता है प्रॉफिट मोटिव रादर देन सर्विस मोटिव। अगली चीज आती है आर्ट। तो अगर इसमें से मैं देखूं तो यहाँ पे कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन तो किसी भी हालत में मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। अगली चीज आती है आर्ट। आर्ट के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो होता है बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, कि हाँ इसमें बुक्स वगैरह पढ़नी होती है। आर्ट का मतलब कह सकते हो सिंगिंग कह सकते हो, डांसिंग कह सकते हो, तो ये सब आर्ट होती है। तो ये चीज़ तो होती है अगली चीज मैनेजमेंट में। अगली चीज़ आती है हमारी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि अगर कोई मान लो म्यूज़िक है, म्यूज़िक में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उस केस में कोई भी आर्ट में स्पेशलाइज करना होता है तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, उतने ज़्यादा अच्छे से वो आर्ट की जाती है। तो मैनेजमेंट भी ऐसा है कि अगर कोई 1 साल से मैनेज कर रहा है बिजनेस, 2 साल से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बिजनेस में होगा उतना ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट होती है, उतनी ज़्यादा पता चलता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती है। अगली चीज़ आती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि जैसे कि 2 सिंगर्स या 2 डांसर्स का जो भले ही उन्होंने एक ही टीचर से सीखा हो, लेकिन किस तरीके से वो टेक्निक को अप्लाई करते हैं वो सबका डिफरेंट होता है। उस तरीके से मैनेजर्स भी जो होते हैं, जो मैनेजमेंट की जाती है, भले ही उन्होंने एक ही MBA से पढ़ी हो या एक ही टीचर से सीखी हो या एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम किया हो, अगर वो कभी बिजनेस करेंगे तो उस केस में सबका बिजनेस करने का स्टाइल अलग होता है। तो ये भी इसमें अप्लाई होता है, ये भी इसमें अप्लाई होता है, ये भी इसमें अप्लाई होता है। सो वी कैन से कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। अगली चीज़ आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में लोग होते हैं CEO, COO, CFO, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब लोग होते हैं। इनका काम क्या होता है? ओवरऑल वेलफेयर देखना, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज बनाना, देखना कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आया, अपने अकॉर्डिंगली बिजनेस को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना। और इनका काम क्या होता है? डेवलपिंग ओवरऑल गोल्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर हो गई, ठीक है। अगली चीज़ आती है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के अंदर 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं डिविजनल हेड्स, एक होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। डिविजनल हेड्स का मतलब जैसे गूगल के अंदर यूट्यूब आता है, गूगल के अंदर गूगल ड्राइव आता है, गूगल के अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो वो हो गए डिविजनल हेड्स। अब गूगल ड्राइव के अंदर ड्राइव का अलग मार्केटिंग टीम होगी, अलग फाइनेंस टीम होगी, अलग सेल्स टीम होगी, और यूट्यूब की अलग मार्केटिंग टीम होगी, अलग सेल्स टीम होगी। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए इसे कहते हैं डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के हेड्स हो या डिवीजन के हेड्स हो, दोनों आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। एक चीज़ को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ऑपरेशंस मैनेजर, ये मिडिल लेवल में आना चाहिए या ऑपरेशन लेवल में आना चाहिए? ये मिडिल लेवल में आना चाहिए। द रीजन बीइंग, नाम क्या है इसका? ऑपरेशंस मैनेजर। ये पूरे ऑपरेशंस देखता है, ये डिवीजन का हेड है रादर देन कि ऑपरेशनल का पार्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ को लेकर कंफ्यूजिंग पॉइंट बन सकता है कि हु इज ऑपरेशंस मैनेजर कहाँ आता है, ठीक है। अगली चीज़ आती है
मिडिल लेवल के क्या काम होते हैं, जो ऊपर से पॉलिसीज है उनको फ्रेम, उनको लेना, उनको इंटरप्रेट करना और आगे पास ऑन करना। फिर देखना कि मेरे पास, ये देखते हैं हमारे पास अपना उतना स्टाफ है या नहीं है। स्टाफ है, फिर क्या करते हैं, उनको असाइन करते हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन कर दी, फिर क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन करने के बाद फिर उनको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करने के बाद फिर क्या करेंगे, वो देखेंगे कि आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन अगला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या लेबरर्स कहाँ पे आते हैं? लेबरर्स कहीं नहीं आते, वर्कर्स कहीं भी नहीं आते, क्योंकि वर्कर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कि वर्कर्स को, लेबरर्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है फॉरमैन, एक होता है सुपरवाइजर, और इन्हें एक और कहते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर, क्योंकि फर्स्ट होते हैं ना जो डायरेक्टली जो काम कर रहे होते हैं उनको देखते हैं, इसलिए इनका नाम होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, इनका काम क्या क्या होता है कि वेस्टेज हमारी कम से कम हो, प्रोडक्शन हमारा टाइम पे हो, और क्वालिटी मेंटेन हो, और अगर उनके कोई दुख दर्द है एम्प्लॉयज के, वर्कर्स के, तो वो ऊपर तक पहुंचाए। ठीक है, अगली चीज आती है हमारी कोऑर्डिनेशन, दैट इज द लास्ट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ICU-RPD। आई से होता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, कि ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके कर देता है। C से आता है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जिस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कंटिन्यूस है, उसी तरीके से जो इनके बीच की, जो मैं कहूँगा कि एक लिंक है, वो कोऑर्डिनेशन एक्ट करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सब जगह चाहिए होता है, और क्योंकि ये सारे फंक्शंस हर जगह हो रहे होते हैं, हर टाइम हो रहे होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी हर टाइम हो रही होती है, हर जगह जरूरत होती है, हर टाइम जरूरत होती है। इट प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सबका एक्शन एक डायरेक्शन में चला जाता है, सिंपल सी चीज़ है। अगली चीज़ आती है कह सकते हैं R से, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो कोऑर्डिनेशन है वो सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप लेवल मैनेजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो देखता है जो मैंने पॉलिसी बनाई है क्या वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है, लड़ाई तो नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। मिडिल वाला देखता है कि मेरी ऊपर वाले के साथ और मेरी नीचे वाले के साथ, और इनकी आपस में, मतलब कि जो जो इससे रेलेवेंट होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन बन रही है या नहीं बन पा रही। और जो ऑपरेशनल लेवल वाला है वो देखता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन हिम, अपने का देखता है, मिडिल लेवल का देखता है, और देखता है वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। अगली चीज आती है P से होता है इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब इट इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, या ऑपरेशनल लेवल हो, हर जगह ये चीज लग जाएगी। अगली चीज आती है इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपने आप कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन लगाई जाती है, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, लगाई जाती है। ठीक है, अगली चीज आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके 3 रीजन है। SGF, एस से होता है स्पेशलाइजेशन। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि उसके लिए हमें हर चीज़ में, हर फील्ड में हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। और क्योंकि हर एक्सपर्ट अपने आप को ही बेस्ट मानता है, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्पेशलिस्ट रखती है। मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 2 एक्सपर्ट हैं, एक A और एक B। A कहता है ये करना चाहिए, B कहता है ये करना चाहिए, तो आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अगली चीज़ आती है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, एम्प्लॉयज़ बढ़ते हैं, तो उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना और एक डायरेक्शन देना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए। अगली चीज़ आती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स वाला कहता है मुझे सेल्स बढ़ानी है, फाइनेंस वाला कहता है मुझे कॉस्ट बढ़ानी है, कहता है मैं सेल्स बढ़ाऊंगा डिस्काउंट देके, और फाइनेंस वाला कहता है भाई डिस्काउंट कम से कम दियो ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम है। तो इनके बीच में, क्योंकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबका अपने अपने गोल्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ होता है, तो अगर कोई अपने अपने गोल देखने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल छूट जाता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। तो इस के साथ विद इन 18-19 मिनट्स हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है।